हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आपने पीछे का रिवाइज कर लिया होगा, क्वेश्चंस भी किए होंगे और आपको कोई डाउट भी शायद ना आया हो। बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है ये सब, बट हाँ कंसेप्चुअल है। चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। प्रैक्टिस आप करेंगे एक दो बार तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे चलते हैं एंड टुडे वी विल स्टार्ट वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम जो है ये भी एक बेसिकली सेट के ऑपरेशंस को सॉल्व करने का एक तरीका है। इसको जॉन वेन जो इंग्लिश लॉजिशियन थे उन्होंने डायग्राम को इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने दिया था। इसमें क्या होता है कि दो तरह के फिगर्स का यूज़ होता है, रेक्टेंगुलर और उसके इनसाइड में, अंदर में उसके सबसेट्स। सबसेट्स कह लीजिए। रेक्टेंगुलर जो डायग्राम होता है, रेक्टेंगल जो बनाते हैं उसको यूनिवर्सल, वो जनरली यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इट इज़ द इट इज़ अ सेट जो किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सबसे लार्जेस्ट हो, या उससे जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उसमें एक बड़ा सेट हो, which which has all the elements of or which contains all the elements which satisfies the property, उस कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, हमने पीछे हमने उसका एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया हुआ है। सो जस्ट रिवाइज इट अगेन इफ़ यू आर हैविंग एन इशू, बट होगा नहीं। तो इसमें क्या होता है, रेक्टेंगल से जनरली हम ये आपको यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं। उसके इनसाइड में आप किसी भी जो क्लोज्ड कर्व है उसको आप ले सकते हैं, बट जनरली क्या है कि लोग सर्कल्स या ज़्यादा से ज़्यादा एलिप्टिकल फिगर को यूज़ करते हैं। बट यू कैन टेक एनी क्लोज्ड फिगर, इट्स नॉट रॉन्ग। बट कन्वेंशनली इतने टाइम से करते हुए आ रहे हैं कि रेक्टेंगल सर्कल से काम चलता है। ठीक है, जैसे देखो आप, ये है एक वेन डायग्राम। ठीक है, ये एक वेन डायग्राम। इसमें ये जो रेक्टेंगल है ये एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और ये जो अंदर में सर्कल है, ए से डिनोट किया हुआ, ये एक सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का। तो ए कंटेन्स 2 4 6 8 10 एंड यूनिवर्सल सेट कंटेन्स द सेट ए एंड 1 5 9 3 7, ये सब एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम के थ्रू सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन एक या एक से अधिक सेट का एंड अदर ऑपरेशंस हम वेन डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं। वी विल सी फर्दर, आगे हम देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, दूसरा देखो आप, जैसे देखो ये यूनिवर्सल सेट है जो रेक्टेंगल है, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर में इसके अंदर में एक सेट है आपका ए और उसके अंदर में एक सेट है बी। मतलब क्या है यहाँ पे कि बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और बी और ए दोनों सबसेट यू के हैं। ठीक है, तो ए इज सबसेट ऑफ यू, ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट है इस कॉन्टेक्स्ट में, है ना। चलो, अब आते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे। विल टॉक अबाउट वेन डायग्राम का यूज़ कैसे करते हैं हम, वो धीरे धीरे हम इसी में इसको कहीं एग्जाम्पल्स लेते हुए हम करते जाएंगे। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस का जब वर्ड आप सुनते हैं तो ये ऑपरेशंस का वर्ड जो है ना वो हम बहुत यंग क्लास से सुनते हुए आ रहे हैं, लाइक 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड से, जहाँ से भी आपने एडिशन सब्ट्रैक्शंस पहली बार पढ़ना शुरू किया होगा वहाँ पे आपने ऑपरेशंस और इसी, क्योंकि एडिशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दे आर ऑल्सो ऑपरेशंस, ये भी ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस कुछ नहीं होता है बेसिकली। अगर मैं इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ, अब तो वैसे 12th में इस सिलेबस में अब बाइनरी ऑपरेशंस नहीं है, बट अगर बाइनरी ऑपरेशंस जब होता था तो बहुत क्लियरली समझा होता था कि ऑपरेशंस क्या होते हैं। जैसे ये एक साइन है, ठीक है, तो नेचुरल नंबर के लिए या नंबर सिस्टम के लिए इसको डिफाइन कर दिया गया कि जब ए और बी के बीच में ये साइन हो तो इसका मतलब है कि इन दोनों के वैल्यूज़ को जोड़ दो। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को जोड़ दो तो ए और बी पर सी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ये ऑपरेशन है, इसको कहा गया है माइनस।
ये प्लस ये माइनस, इसको कहा गया मल्टीप्लिकेशन, इसको डिवीजन, और इसके प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया कि जब ये लगा हुआ हो दो दो नंबर्स के बीच में तो ये इस तरीके से ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो बहुत बेसिक है। फिर इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा ध्यान ना दिया हो शुरू में कि एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग होता है और बहुत समझने की चीज़ होती है। बिकॉज एक बार आप समझ लेंगे इस चीज़ को ना, तो आप हर क्लास में वही चीज़ पाएंगे और आपको बार बार इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब सेट्स पे कैसे करते हैं। ठीक है, सेट्स पे जो है हम एक एक करके सारे ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं। पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट का क्या मतलब हुआ, मान लो दो सेट है ए और बी। ठीक है, ए एंड बी, वी हैव टू सेट्स। ओके, तो यूनियन ऑफ सेट कहता है कि ए में जितने एलिमेंट है वो और बी में जितना, दोनों को मिलाकर के अगर लिखोगे तो वही ए यूनियन बी हो जाएगा। इसको रीड क्या करते हैं, ए यूनियन बी। ठीक है, यहाँ पे ए यूनियन बी जो होता है इसका मतलब है यूनियन ऑफ टू सेट्स। whatever element is present in A and whatever element is present in B, जब हम साथ में लिख देते हैं तो वही A यूनियन B हो जाता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, अगर A यूनियन B वही हो जाता है तो क्या अगर A में हमारे पास ये हो 1 2 3 4 और B में हमारे पास हो 3 4 5 6, तो क्या इसका A यूनियन B सारे लिखेंगे तो दो दो बार तीन चाइल्ड नहीं। सेट का रूल तो वही चलेगा, दैट इज द नंबर्स हैज टू बी डिस्टिंक्ट, द एलिमेंट्स हैव टू बी डिस्टिंक्ट। तो जब ए यूनियन बी करेंगे तो वो एक थर्ड सेट है, तो उस सेट को डिफाइन होने के लिए उनके नंबर्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो वहां भी हम एक ही बार लेंगे, बट लेंगे सभी एलिमेंट्स को। सो दैट इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ टू सेट्स। कैसे डिफाइन करते हैं इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में देखो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो और है ना, यही कहता है कि चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, दोनों को ले लो। अब इसको आप वेन डायग्राम से कैसे दिखा सकते हैं, सी दिस इज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और जो ए में है वो भी और जो बी में है दोनों को आप मिला दीजिए तो यही हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग थ्रू वेन डायग्राम। ओके, ठीक है, चलो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। क्या कह रहा है, लेट ए इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इक्वल टू 6 8 10 12, फाइंड ए यूनियन बी। अभी हमने क्या कहा, ए यूनियन बी क्या होता है, कुछ नहीं, आप दोनों को मिला करके और आप लिख दो, यही हो जाएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी। सो दिस इज, पहले आप इसका लिखो 2 4 6 8। अब देखो 6 8 इसमें रिपीट कर रहा है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग इट अगेन, सो 10 12, सो दिस इज ए यूनियन बी। ओके, नेक्स्ट क्या है, ए ई आई हुई, सो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं, फिर देखते हैं किसके बराबर होता है, ए ई ए ई आई ए ई आई ओ यू। अब देखो ए आई यू, ये तो तीनों ही इसमें आ रहे हैं पहले से, तो ऑब्वियसली ए यूनियन बी तो होगा ए आई यू, जो किसके बराबर है, ए के ही बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू ए। ठीक है, सो वी हैव प्रूव्ड इट। दूसरा, अब आ जाओ एग्जाम्पल 14। Let x equal to Ram, Geeta, Akbar be the set of students of class 11 who are in school hockey team. Hockey team में let y equal to Geeta, David, Ashok be the set of students of class 11 who are in the school football team. Find x union y and interpret the set. तो x union y पहले क्या निकलेगा, x में क्या क्या, हम इसको एक एक लेटर से डिनोट कर लेते हैं, राम, गीता, एक के से हम अकबर को डिनोट कर देते हैं। वैसे आपको ऐसा करना नहीं है, आपको पूरा ही लिखना है। ठीक है, चलो मैं भी लिख ही देता हूँ, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। राम, गीता, अकबर एंड दूसरा, गीता तो पहले, गीता तो है ही इसमें, तो डेविड और फिर अशोक। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स यूनियन वाई। ठीक है,
एक्स एंड वाई क्या हो गया, हमने सभी जो एक्स के एलिमेंट्स थे और वाई के एलिमेंट्स थे दोनों को ले लिया। तो एक्स एंड वाई क्या बता रहा है, राम गीता अकबर गीता डेविड अशोक, इसका और कह रहा है इंटरप्रीट द सेट। इंटरप्रीट द सेट का मतलब क्या हुआ कि अब इस सेट को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे। इसको इंटरप्रेट करने का तरीका क्या हो सकता है, आपको ये सेट देख कर क्या समझ में आ रहा है कि इसमें से जो स्टूडेंट हैं, द सेट ऑफ टू स्टूडेंट्स जो हैं, दे आर ईदर इनटू ईदर इनटू हॉकी टीम और इन अ फुटबॉल टीम। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं जो या तो हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं। ओके, अब आते हैं ऑपरेशंस ऑफ यूनियन। जैसे मैंने कहा एडिशन सब्ट्रैक्शन, इससे ऑपरेशंस ऑफ यूनियन जो एक ऑपरेशन है, इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, वहाँ वो भी कम्यूटेटिव है, ये भी कम्यूटेटिव है। अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए हो गया तो इसको कम्यूटेटिव कहते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ये क्या है, ये एसोसिएटिव होता है। जैसे आप पढ़ते थे कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ एडिशन, ये एक एसोसिएटिव लॉ था। तो ऐसे यहाँ पे ये यूनियन के ऊपर में ये फॉलो हो रहा है, तो इसलिए क्या है, एसोसिएटिव है। ठीक है, सो यूनियन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, यूनियन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। ओके, फिर लॉ ऑफ आइडेंटिटी। अब लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, किसी भी ऑपरेशन में कोई ऐसा एलिमेंट जिसके साथ वो ऑपरेशन करने से किसी भी सेट पर, उस सेट के किसी एलिमेंट पर, अगर आप उस सेट का, कहने का मतलब यहाँ पे कोई ए सेट या इससे नहीं है, यहाँ पे मैं जैसे कि मैं नंबर लाइन की बात, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। जैसे आप सोचो कि अगर कोई एक एलिमेंट है ए, इसके साथ कोई ऑपरेशन है, मैं इसको ऑपरेशन को स्टार बोलता हूँ, करने से अगर मेरा यही चीज़ आ जाए और ये सबके लिए ट्रू हो जो उस सेट के, जो कि उस सेट का मेंबर हो, तो ऐसे जो ये मान लो ये बी है, इसको एलिमेंट कह देते हैं, सॉरी एलिमेंट नहीं कह देते, आइडेंटिटी कह देते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यूनियन के केस में फाई जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसका मतलब है कि अगर किसी भी सेट का यूनियन फाई के साथ किया जाए तो वही सेट मिलेगा हमें। तो इसलिए इसको एक, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। किसके लिए, यूनियन के लिए। तो फाई सेट जो है वो यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों आइडेंटिटी एलिमेंट, because when you carry out the operation of union with any set we get the same set, so that is why phi is the identity element under the operation union। ठीक है, दूसरा तीसरा क्या, idempotent लॉ। अब इसमें इसमें क्या अंतर, इसमें अंतर ये चीज़ है, ये लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी सेट को खुद के साथ कंबाइन करो तो वही सेट वापस मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रॉपर्टी को हम कहते हैं idempotent लॉ, idempotent लॉ। ओके, दैट मीन्स इट डज नॉट चेंज, नीदर इंक्रीजेस नॉट गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, ऐसे लॉ कहते हैं idempotent लॉ। लास्ट में क्या है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ, लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ यू क्या कहता है, अब किसी भी सेट को अगर यू के साथ यूनियन करोगे तो यू ही मिलेगा। ये ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है, तो बड़ा सेट होगा यूनियन करोगे तो बड़ा सेट ही मिलेगा आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन पढ़ लिया, नाउ लेट्स सी द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या कहता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जैसे अब यूनियन में था कि सभी एलिमेंट्स को लिख दो, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कुछ नहीं कहता, बस कॉमन एलिमेंट को लिख दो। वहाँ पे और का गेम था, यहाँ एंड का है। ठीक है, तो intersection of sets A and B is the set of all elements which are common to both A and B, which are common to both A and B। इसका सिंबल होता है ये इन्वर्टेड U। ठीक है, इंटरसेक्शन डिनोट करते हैं। ओके, इसको आप सिंबॉलिकली सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। ठीक है, ये चीज़ है, वहाँ पे था और यहाँ है एंड, तो ये और एंड का खेल है। वेन डायग्राम से क्या देख सकते हो आप, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये जो है आपका दिस पार्ट, सो दिस शोज द इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, यही इंटरसेक्शन शो कर रहा है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर कि ये जो कॉमन पार्ट है इसी को इंटरसेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो,
कंसिडर द सेट्स ए एंड बी ऑफ एग्जांपल 12, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब एग्जांपल 12 का देखते हैं क्या था हमारे पास, ए एंड बी। अब देखो 2 4 6 8, यहाँ से आप देख लो क्या है कॉमन, 6 8 कॉमन है, तो ऑब्वियसली 6 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6, 8। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। कंसिडर द सेट्स x and y of example 14। example 14 x intersection y। example 14 क्या था? example 14 we had राम, गीता, अकबर, गीता, डेविड, अशोक। तो गीता सिर्फ कॉमन है इसमें, तो x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा? x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू गीता। ठीक है, नेक्स्ट। लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड b इज इक्वल टू इतना। फाइंड a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b निकालिए, क्या है कॉमन इसमें? देखो 2 3 कॉमन है, 7 भी, 5 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है। ऑब्वियसली जो कॉमन आ रहा है वो सारे के सारे बी में है, सो दिस इज इक्वल टू बी, हेंस दिखा दिया, प्रूव। ओके, मूव नेक्स्ट। अब आता है डिसजॉइंट सेट। इसी के डिस्कशन में आप एक डिसजॉइंट सेट्स को ही पढ़ लीजिए। डिसजॉइंट सेट्स कुछ नहीं होता, अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाए, दैट मीन्स नल सेट हो जाए, तो ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं, जिसमें कॉमन एलिमेंट कुछ ना हो। ओके, इसको हम वेन डायग्राम से कैसे दिखा सकते हैं? यूनिवर्सल सेट है, ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट का सबसेट तो ए भी होगा, बी भी होगा, लेकिन ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 5 है, तो ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस प्रोबेबिलिटी में आता है और भी जगह आता है, पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। इसको आप दो सेट हो या दो से अधिक सेट हो, इसको आप वेन डायग्राम से आप समझ सकते हो। बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी आप खुद से ही बनाकर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब मुझे 2 सेट है, 3 सेट है मुझे, तो अगर जैसे मेरे पास ये है, दीज आर द सेट्स। ओके, थोड़ा इसी में देख लेते हैं। ओके, तो देख, जैसे मेरे पास ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये सेट मेरे पास सी है। ठीक है, अगर मैं बी यूनियन सी करूं तो बी के साथ बी पूरा और सी पूरा, ये मेरा बी यूनियन सी है। ठीक है, मैं बी इंटरसेक्शन सी करूं तो बी और सी के बीच का कॉमन, तो ये मेरे पास ये हो जाएगा बी और सी का कॉमन। ठीक, और कोई एक का भी पार्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली आएगा यहाँ पे, लेकिन हमें बी इंटरसेक्शन सी देखना था। ठीक है, अब मान लो आपको ऐसे देखना है, किसी भी आप इसमें से जो ऑपरेशंस वाली पार्ट है, तो किसी चीज़ को आप प्रूव कर सकते हो, देख सकते हो। हम आगे देखते हैं, इसका यूज़ समझ में आएगा। देख, अब आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर, इसी ऑर्डर में ए और बी, यानी कि ए माइनस बी की बात कर रहा है। द सेट ऑफ एलिमेंट्स जो कि ए में बिलोंग करेगा लेकिन बी में नहीं करेगा। ठीक है, सिंबॉलिकली इसको लिखते हैं ए माइनस बी एंड रेट एज ए माइनस बी। ठीक है, और इसको सेट वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ए माइनस बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, दोनों कंडीशन साथ में फॉलो होना चाहिए, एक्स ए को भी बिलोंग करे और एक्स बी को नहीं बिलोंग करे, तो ऐसे सेट को कहते हैं ए माइनस बी। वेन डायग्राम के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? दिस इज यू यूनिवर्सल सेट, ये ए है और ये बी है, तो हमने ए में से बी के सारे एलिमेंट को माइनस कर दिया, फिर जो बचा वही मेरा ए माइनस बी है, सो दिस इज माई ए माइनस बी। ओके, ए माइन अगर इसी में मैं ए माइनस बी में अगर मैं यूनियन कर दूं ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का, तो ये मेरा ए बन जाएगा, सेट ए हो जाएगा। ठीक है, वी विल सी ऑल दोज कॉम्बिनेशंस। अब देखो, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये तीनों अपने आप में डिसजॉइंट सेट्स हैं। दे आर दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। कैसे समझो इस चीज़ को? देखो, ये है ए और ये है ऐसे, तो अगर मैं ये करूँ, ये वाला पार्ट, तो ये मेरा ए माइनस बी है। ठीक है, मेरा ये वाला पार्ट जो है ये बी माइनस ए है, तो इनमें तो कोई रिलेशन नहीं है, सो दिस टू आर डिसजॉइंट। और ये भी डिसजॉइंट है, थर्ड वन, ये है ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तीनों सेट जो होते हैं ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए,
दीज आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। म्यूचुअली मतलब दे डू नॉट हैव एनीथिंग कॉमन बिटवीन देम। म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब होता है एक दूसरे के साथ डिसजॉइंट है। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाओ। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बी इक्वल टू 2 4 6 8, फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो ए माइनस बी में क्या अभी हमने बात किया था, हमने करा था कि जो भी ए हो उसमें से बी के एलिमेंट्स निकाल दो। 2 4 6 8, इसमें देखो 2 है, 4 है, 6 है, तो 2 4 6 निकाल दो, 1 3 5, यही मेरा हो गया ए माइनस बी। और बी माइनस क्या होगा, जो पहले लिखा हुआ है उसमें से दूसरे के एलिमेंट्स निकाल दो। बी है 2 4 6 8, ये है 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6, तीन एलिमेंट मैच कर रहा है, केवल 8 बच रहा है, तो 8 लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो आगे चलते हैं। लेट बी इक्वल टू ए आई ओ यू एंड बी इक्वल टू ए आई के यू, बी माइनस बी एंड बी माइनस बी। तो बी माइनस बी में क्या करेंगे हम, बी में से बी के सारे एलिमेंट्स निकाल देंगे। तो ए आई ओ यू, ए आई के यू, तो इसमें से ए हटा दो, ए माइनस वी माइनस बी है, तो ए आई और यू हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए आई यू हटा देंगे तो क्या बचेगा, ई कॉमा ओ बचेगा। आपको वी देखना है, ठीक है, वी देखना है, पहला सेट को देखना है, उसमें से दूसरे सेट के एलिमेंट्स को निकालना है। जो यहाँ, जो इसके सेट एलिमेंट यहाँ नहीं है उसकी हमें टेंशन नहीं है, जो है उसको इसमें से निकाल देना है। तो ए ई आई ओ यू, और यहाँ क्या ए आई यू, तो ई और ओ केवल बचता है जो उसके निकालने के बाद बचेगा। सो दैट इज द वी माइनस बी। एंड व्हाट अबाउट बी माइनस बी, अब हमें इसका देखना है। यहाँ ए आई के यू, यहाँ ए आई यू, यहाँ ए आई यू, तो यहाँ केवल के बचेगा। ओके, चलो आगे। अब आते हैं हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यूनियन निकालिए इसका, बहुत आसान है यूनियन निकालना। सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे हम, यूनियन हो जाएगा 1 2 3 5, तो 1 2 3 5, सो दिस इज द यूनियन इसका। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे होगा, ए ई आई ओ यू ए बी सी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी, तो ए बी सी ई आई ओ यू। ठीक है, समझ गए, ई आई ओ यू, सारे एलिमेंट लिख देने हैं हमें। इसमें कॉमन सिर्फ ए है, तो ए ही एक बार आएगा, बाकी तो सब जो है वो सारे लिखे जाएंगे। एक्स सच दैट एक्स इज, अब ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो आप इसको चाहो तो पहले कन्वर्ट कर लो। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 है तो क्या होगा, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9, ये होगा। और बी क्या होगा, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो एक्स नेचुरल नंबर की 6 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर है। इसका हमें यूनियन लिखना है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पे दो कंडीशन, एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 6 9 12, 3 का जो टेबल होता है। बी क्या है, एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 में क्या होगा, लेस देन 6 है तो यहाँ 6 नहीं आएगा, यहाँ 5 तक ही आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इसका यूनियन, तो इसका यूनियन क्या करना है, पहले तो आप 1 2 3 4 5 लिख लो, जो ये यहाँ पे यूनियन बी आएगा, उसमें आप पहले 1 2 3 4 5 लिख लो, इसके बाद 6 9 12, ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6, तो ए क्या होगा हमारा फोर्थ केस में, ये जो फोर्थ केस है हमारा, उसमें क्या होगा, नेचुरल नंबर एंड, तो 2 3 4 5 6, ये सब साइंस का इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 नहीं होगा, 2 3 4 5 6। एंड नेक्स्ट नेचुरल नंबर 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो 7 8 9 ये होगा। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा इसका, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा हमारा इसका जो है ए यूनियन बी। लास्ट है ए 1 2 3
और बी इक्वल टू फाइनल सेट, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, ए यूनियन बी इज 1 2 3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए बी सी, इज ए अ सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट ऑफ बी के लिए क्या था कि बी ए के जितने एलिमेंट हो अगर वो बी में हो तो ए बी का सबसेट है। तो ए में है ए बी और बी में है ए बी सी, ऑब्वियसली ए के सारे एलिमेंट जो कि ए और बी हैं वो बी में भी हैं, इसलिए ए सबसेट ऑफ बी यस सबसेट है। व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी तो है ही पहले से, तो ए बी और एक्स्ट्रा सी, तो दिस इज ए बी सी। ओके, let's go to next question. If A and B are two sets such that A is A subset of B, then what is A union B? A is A subset of B अगर है तो इसका मतलब है कि A छोटा सेट है B से, और B A के सारे एलिमेंट B में है। अगर A के सारे एलिमेंट B में हैं तो A यूनियन B अपने आप ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, बिकॉज B इज द सबसेट ऑफ A, सॉरी A इज द सबसेट ऑफ B। तो जो भी whichever is the largest set in terms of number of elements, ठीक है, और सबसेट है इसका मतलब है कि इट कंटेन्स द लार्जेस्ट सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इट्स सबसेट। तो ऑब्वियसली जब यूनियन करेंगे तो उसका आंसर हमेशा द लार्जेस्ट सेट ही होगा। ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए 1 2 3 4 बी 3 4 5 6 सी 5 6 7 8 डी 7 8 9 10, ए यूनियन बी आप आराम से निकाल सकते हैं, ए यूनियन सी निकाल सकते हैं, ये आप सारे काम इसमें आप देख लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, आप पहले ए यूनियन बी निकाल लो, यहाँ से आपको वही जाएगा, क्या होगा ए यूनियन बी 1 2 3 4 3 4 5 6, तो यहाँ पे सिंपली 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा ए यूनियन बी। उसके बाद इसमें आप करोगे ए यूनियन बी यूनियन सी, 5 6 तो कॉमन है, 7 8 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरे भी कर सकते हो। सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ट्राई इट, नहीं हो तो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, एक मैंने आपको करके दिखा दिया। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन होता है, तो x इंटरसेक्शन y क्या होगा, यहाँ पे 1 3 5 2 3, तो कॉमन क्या क्या है 1 एंड 3 है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में आपका ए ई आई ओ यू ए बी सी है ना, तो कॉमन क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ ए है। एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6, अभी हमने पीछे किया था ये क्वेश्चन, तो ये 3 का टेबल बन जाएगा और ये नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या होता है 3 6 9 12 ये चलेगा, और ये क्या होगा नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5 ये होगा। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन केबल और केबल 3 है, तो 3 हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर। फोर्थ, फोर्थ में क्या है 2 3 4 5, और दूसरा क्या है आपका 6 to 10 के बीच में 7 8 9 ये हो जाएगा, कॉमन है कोई, तो कोई कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 हो जाएगा। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, ए 1 2 3 बी 5 कोई कॉमन है नहीं है, तो ये भी 5 हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ओके, अगेन एक मिनट, हमने इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिए थे, वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ, अच्छा शायद आगे हो। ठीक है, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन निकालनी है आपको, इंटरसेक्शन भी जो कॉमन है आप देख लो, जैसे यहाँ पे 7 9 है, 7 एंड 11 है, यहाँ 7 एंड 11 है, तो इसका क्या हो जाएगा 7 9 11। बी इंटरसेक्शन सी में क्या हो जाएगा 7 एंड 11 13, 11 13 15, तो 11 13 हो जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है 11 है, तो 11 हो गया, फिर उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है 15 17 के साथ करना है, तो कोई नहीं है, तो 5 हो जाएगा। और फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी इज 11,
so this is 11. ए इंटरसेक्शन, वैसे इसको ना ऐसे लिखा होना चाहिए या तो ऐसे होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी भी ओपन होकर के तो ऑपरेशंस वैसे ही होने हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी देखो क्या आएगा, बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी होगा 7 9 11 13 15, ये हो गया बी यूनियन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तब इसके साथ अब इंटरसेक्शन कराओ किसका, इसका, तो क्या क्या है 7 9 11, ठीक है। सो दीज आर फ्यू बेसिक क्वेश्चंस। ए इंटरसेक्शन डी अगेन 5 हो जाएगा क्योंकि ए और डी का तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ओके। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, मैं चीज देख रहा हूँ इसमें, चलो ठीक है, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी आप निकालो, बी यूनियन डी निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, बी यूनियन डी जो है हमारे पास दैट इज बी यूनियन डी 7 9 11 13 15 16 17, 7 9 11 13 15 17, सो दिस इज बी यूनियन डी। अब क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी करने के लिए आप देखो कोई मैच कर रहा है 7 9 11, 7 9 11 मैच कर रहा है। अगर इसको समझने में दिक्कत हो रही हो, ठीक है, तो आप इस सेट को कोई थर्ड सेट भी मान लो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ काम करने के लिए। जैसे आपको लग रहा हो बी यूनियन डी दो सेट कैसे, मतलब शुरुआत में कंफ्यूजन कर रहा हो, तो अब यू कैन टेक इट एज ई, डोंट टेक इट दीज सेट्स, कोई और किसी और अल्फ़ाबेट से आप इसको एक सेट मान लो और तब फिर आप इसको ई, तब फिर आप इसको ए इंटरसेक्शन ई निकाल लो, आसानी हो जाएगी, ठीक है, ओके। जैसे आप ए यूनियन बी निकालो, इसको मान लो कोई सेट, ये एक नहीं रहा, फिर दोनों को आपस में निकाल लो। आई होप ये हो जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, नहीं हो तो यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी एंड वी कैन सी दीज क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये सब सेट सेट बिल्डर फॉर्म में है। फर्स्ट राइट इट इन रोस्टर फॉर्म, इफ एक्स एक्स एट एक्स इज नेचुरल नंबर, तो क्या होगा 1 2 3, ये चलेगा। एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, तो एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो 2 4 6 ये चलेगा। सी एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 3 5 ये चलेगा। एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है इसमें, 2 3 5 7, ठीक है, 11 13, तो इस तरीके से चलेगा, दीज आर प्राइम नंबर्स। अब क्या कह रहा है देखो, अब आपसे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या होगा, ए और बी का बताओ कॉमन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी तो इवन नंबर है, तो यहाँ पे 2 4 6 है, यहाँ पे आपको तो इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख दो, रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे 2 4 6 8, यही कॉमन होगा, ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन की सी क्या है यहाँ पे, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स इंटरसेक्शन सी का, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या इसको लिख दो 1 3 5 7, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, या तो ये या तो ये, इस तरीके से आप कर लो। उसके बाद ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी में क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डी एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो इसमें आप कॉमन कैसे निकालोगे, इसमें आपको कॉमन निकालने के लिए, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप ये लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, इज अ नेचुरल प्राइम नेचुरल नंबर, ठीक है, समझ गए। या इसको रोस्टर फॉर्म में क्या करोगे आप, यही हो जाएगा 2 3 5 7,
11 13, जिस तरीके से हमें आइडिया लग जाए कि इस सेट के नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है। ओके, क्लियर है? बाकी आप इसी तरीके से ट्राई कर सकते हो। Which of the following pairs of sets are disjoint? Disjoint क्या होता है? जिनमें कॉमन ना हो। तो 1 2 3 4 एंड एक्स नेचुरल नंबर 4 से 6 के बीच में। अब देखो ये डिसजॉइंट तो नहीं है क्योंकि 4 भी इंक्लूडेड है इसमें। ये सेट है 1 2 3 4 और दूसरा है आपका 4 5 6, तो कॉमन तो है 4, तो डिसजॉइंट तो नहीं हुआ, तो दिस इज नॉट डिसजॉइंट। दूसरा ए ई आई ओ यू, यहाँ ई है और यहाँ भी ई है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं। एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड एक्स इज एन ऑड इंटीजर, ऑब्वियसली ये डिसजॉइंट है। सो थर्ड इज डिसजॉइंट। क्यों? एक इवन है और एक ऑड है, तो कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या कहा था मैंने? पहले सेट को देखो और इसमें से जो बी में हो उसको निकाल दो। तो बी क्या है? 4 8 12 16 20। क्या ये 5 एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट इसमें लाइक कर रहा है? जैसे यहाँ 4 है, इसमें 4 है नहीं है, तो छोड़ो इसको। 8 नहीं है, 12 है, तो 12 माइनस हट जाएगा। 16 नहीं है, 20 नहीं है, तो केवल 12 हटेगा और बाकी ए एज इट इज लिखा जाएगा। 3 6 9 15 18 20। ठीक है। अब ए माइनस सी, सी सेट को देखो और इसमें से एक एक एलिमेंट को जो है वो हटाते जाओ। ए माइनस सी, 2 4 6, 6 है इसमें, है तो हटा दो। फिर 8 10 12, 12 भी है, हटा दो। फिर 14 16 नहीं है, तो अब इसके बाद जो हो गया, अब ए में बच गया उसको लिख दो। तो क्या बच गया? 3 9 15 18 21। ठीक है। ए माइनस डी, डी में क्या है? 5 10 15 20, 5 10 15 20, तो 15 बस कॉमन है, इसको हटा दो, बाकी सारा लिख दो। 3 6 9 12 18 21। ओके, ट्राई द रेस्ट। इफ ए बी सी है तो बी माइनस सी माइनस डू, सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, आप ट्राई करो। एक्स ए बी सी डी वाई एफ बी डी जी, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये तीनों चीज़ें हम कर सकते हैं। जब हम एक्स माइनस वाई निकालेंगे तो वाई का देखेंगे और जो एक्स में होगा उसको हटाते जाएंगे। एफ बी डी जी, बी हटा देंगे, डी डी बी हटा देंगे। अब क्या एक्स में बच? केवल एक्स देखिए क्या बच गया, ए और सी। वाई माइनस एक्स, अब क्या करेंगे? अब हम एक्स को देखेंगे वाई में, एक्स के एलिमेंट्स को देखेंगे वाई में। ए है नहीं है, बी है तो बी हटा दो। उसके बाद सी डी, डी भी हटा दो। क्या बच गया? एफ और जी, किस में? वाई में। जो पहला होता है उसमें जो बचेगा वो देखेंगे। एक्स इंटरसेक्शन वाई, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन ए बी सी डी, तो बी और डी बस कॉमन है। डन। इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू? अगर आप रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर हटा देंगे, ठीक है, रैशनल नंबर में क्या क्या होता है? रैशनल नंबर में होते हैं इंटीजर्स, ठीक है, और फ्रैक्शंस, ये होते हैं। अब इंटीजर्स में होता है आपका नेचुरल नंबर, इंटीजर्स में होता है आपका होल नंबर, और होल नंबर का सबसेट होता है, होल नंबर का सबसेट होता है नेचुरल नंबर, है ना। तो बेसिकली सारे नंबर्स रियल, ऑलमोस्ट रियल नंबर में सिर्फ इरेशनल को छोड़ के, रैशनल नंबर के साथ जो आपका है रैशनल नंबर में आपके, और सिर्फ इरेशनल को छोड़ के सभी रैशनल नंबर्स में कवर हो जाते हैं। तो अगर आप रियल में से रैशनल ही माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? केवल इरेशनल बचेगा। तो रियल नंबर्स माइनस रैशनल आप कर दें तो क्या बचेगा? इरेशनल बचेगा। ठीक है। सो इरेशनल को हम चलिए टी से डिनोट करते हैं एज पर एनसीईआरटी टेक्स्ट, तो ये टी हो जाएगा। सो आर माइनस क्यू इज इक्वल टू टी। ओके, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ irrational numbers. Okay, state whether the following is true or false. 2 3 4 5 3 6 are disjoint sets, no, false. E I O U and A B C D are disjoint sets, a common है, false. 2 6 10 14 3 7 11 15 disjoint sets, true. 2 6 10 3 7 11 are disjoint sets, true. कोई भी कॉमन नहीं है, बस कॉमन चेक करना है। ओके, तो
आज हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसमें से एक पार्ट कहीं मिसिंग लग रहा है मुझे, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। मैं एक बार चेक कर लूँगा एंड वी विल कंप्लीट दैट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, वो उस पार्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट करेंगे। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक एज पर द सिलेबस। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट करने के बाद हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का टॉपिक है, जो कि एज़ पर योर एनसीईआरटी का जो सिलेबस इस बार आया है उसमें ये है कि आपको पढ़ना है, लेकिन आपके वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं पूछा जाएगा। दैट मीन्स इन द फाइनल एग्जाम दैट विल नॉट बी आस्क्ड, बट इट नीड्स टू बी स्टडीड। तो वो भी हम कवर कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन हम उसका देख लेंगे एंड देन विल कंप्लीट दिस चैप्टर। सो विल हैव प्रोबेबली 1 or 2 क्लासेस मोर और प्रॉब्लम्स करके हम इसका कर देंगे। ठीक है, जहाँ तक रही बात अभी तक के हाँ, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके नोट्स की, स्टडी मटेरियल्स की, तो नोट्स तो मैंने बनाया हुआ है एंड द नोट्स आर जो कुछ टॉपिक्स जैसे सेट्स हो गया, ऐसे टॉपिक्स हो गया, तो इनको जो जो कंसेप्ट्स हैं वो तो एनसीईआरटी बेस्ड ही रखा है अभी तक के लिए। बाद में तो उसको हम ब्रॉडन करेंगे। अभी एनसीईआरटी बेस्ड रखा है। प्रॉब्लम्स को शुरुआत में यहाँ पे पढ़ते वक्त जब हम चैप्टर करेंगे उस वक्त तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स करेंगे, बट लेटर ऑन विल फोकस वन कंप्लीट वीडियो, 1 or 2 कंप्लीट क्लास ऑन द प्रॉब्लम्स। ठीक है, जिसमें कि हम वैरिड प्रॉब्लम्स लेंगे, जिसमें आपके एग्जाम्पलर के भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ बाहर के भी प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ आपके प्रीवियस ईयर्स के भी प्रॉब्लम्स होंगे। प्रीवियस ईयर इन द सेंस कि 11th में तो ऐसे प्रीवियस ईयर्स का कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं है, बट विल टेक द प्रॉब्लम्स डिपेंडिंग ऑन द लेवल। ठीक है, दूसरा ये है कि दूसरा इसमें ये है कि हम एक बार में ही सारे लेवल को टच नहीं कर सकते हैं। तो आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस विल कम बैक अगेन टू द टॉपिक एंड फिर हम उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, ताकि हम थ्रू आउट द ईयर जो है हम इसके टच में रहें, टॉपिक के टच में रहें। ठीक है, okay, so just read it, whatever we have done till now, revise the things, and next class we will start complement of a set। complement का set start करेंगे और उसके बाद हम complement का प्रॉपर्टीज चीज़ें देखने के बाद we will do some problems, word problems। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, बिकॉज जो मैंने देखा है इस ईयर में भी शायद नहीं दिया हुआ है, लास्ट ईयर में तो नहीं था, सिंपली उन्होंने मिसलेनियस देकर के ख़त्म किया हुआ है। सो वी विल सी टू व्हाट एक्सटेंट रिक्वायरमेंट है, बट हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम पे, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू एज फार एज एग्जामिनेशन अदर थिंग्स आर कंसर्न। और सीबीएसई का भी जो सिलेबस है उसके हिसाब से तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट दे हैव सेड। इफ देर इज एनीथिंग एल्स एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर स्कूल, मे बी स्टैंडर्ड, मे बी कॉन्सेप्ट तो यही हैं, इसमें कुछ डिफरेंस खास नहीं आएगा, बट फिर भी अगर आ रहा है या यू फील लाइक यू नीड टू स्टडी एनीथिंग एल्स बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम और समथिंग, देखो मैंने प्रॉब्लम्स खुद ही कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लिए हैं। कारण ये है कि ये चैप्टर कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम वाइज इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। कंसेप्चुअली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, प्रॉब्लम वाइज आपके स्कूल में है, आपको समझ में आना चाहिए बेसिक चीज़ सब क्या होती है, जहाँ जहाँ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या जो रिक्वायरमेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और डिफरेंस, वहाँ मैं खुद ही उसको स्ट्रेस डाल के क्लियर कर दूँगा। अदर देन दैट जितना कराया जा रहा है आप उतना कीजिए, रिवाइज कीजिए। नोट्स आपको जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में यहीं पर ऐप पर जो है आपको वो मिल जाएगा। सो आफ्टर द क्लास, सो जस्ट डाउनलोड इट एंड रिवाइज इट एंड डू द रेगुलर वर्क। ओके, ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू।